आई फी के बारे में पढ़ा, IAASB के बारे में पढ़ा। क्या है आई फी? IFEA इंटरनेशनल बॉडी है जो ऑडिट और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स को देखती है। मुझे तो लगता है ऑडिट और एश्योरेंस का स्पेसिफिक एक अलग बोर्ड है, वो उस पर काम करता है। ये शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा काम करती हो, शायद इसके अंदर 2-3 तरह की चीज़ें आती हो। ये सारी चीज़ों को तो देख रही है ना, ये 2 मेन चीज़ों को देख रही है जिनमें से एक ऑडिट और एश्योरेंस है। ये एथिक्स और ऑडिट एश्योरेंस इन दोनों को देख रही है, और उन दोनों के लिए अलग अलग अपने अंदर बोर्ड्स बनाए हुए हैं, और बोर्ड्स अपने अंदर एक पूरा इदारा है। वो 2 बोर्ड्स कौन से हैं भला? नहीं, IAASB, ठीक है। नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, पहले बोर्ड है, पहले बोर्ड है, बोर्ड के बाद स्टैंडर्ड है। हाँ जी, चले मैं आपको वो कर देता हूँ, IAASB अगर हो फर्ज करें तो फिर इससे बनाने की कोशिश करें। हाँ, अब कुछ जरा बात वो हो रही है। तो वो जो दूसरे वाले भाई साहब है, दूसरे बोर्ड का कोई इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड, IESBA, ये ए से क्या होगा फिर? फॉर अकाउंटेंट्स, ठीक है जी। तो ये आईफी जिसने क्या किया, आईफेक ने अपने क्या काम किए, ऑडिट और उससे रिलेटेड जितने भी काम है ना वो इनके हवाले कर दिए, और अपने अकाउंटिंग वगैरह के कामों के लिए, क्योंकि मसला ये था कि आईफेक इदारा अकाउंटेंट्स का था और मेनली ऑडिट के लिए काम करता था, और IASB जो आईफेक के अंडर नहीं आता था वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पे काम करता था, तो खिचड़ी पकी हुई थी। तो इन्होंने कोई पिछले साल के अंदर अंदर जो है ना वो ये किया है कि अपने ऑडिट और ऑडिट से रिलेटेड जो एथिक्स और जो ओवरऑल ये चीज़ें हैं, जो सॉफ्ट सी चीज़ें इनको आईफी के अंदर दे दी है, और वो जो अकाउंटिंग और उस तरह की चीज़ें उसके लिए कुछ अलग बॉडीज़ बना दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उन बॉडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की टीचर आपको कुछ बताएं तो बताएं, पता नहीं आपके सिलेबस से उसका कितना कोई ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ ये 2 बोर्ड्स हैं। फिर IAASB जो है ये, या आईफी क्या करता है? किबला क्या करता है आईफी? भाई ने मेरी तरफ बड़े अजनबियत से देखा। क्या करता है आईफी? स्टैंडर्ड सेट करता है। कैसे, किस तरह के स्टैंडर्ड सेट करता है? अकाउंटिंग और एथिक्स, ऑडिट और इस तरह की चीज़ों की स्टैंडर्ड सेटिंग करता है। और कुछ अकाउंटेंट्स वगैरह के लिए कुछ करता है? बस चूंकि अब किताब ने बिल्कुल झटका करा दिया तो इसलिए हमने खुद से कुछ लिख लें तो लिख लें, किताब ने हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया इसके बारे में। IAASB भाईजान, ये IASB क्या है? ये ऑडिट और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स का एक पूरा बोर्ड है जो कि 5 तरह के स्टैंडर्ड्स बनाता है, लोगों को ट्रेन करता है, और ऑडिट और एश्योरेंस की दुनिया में आतंक मचाई हुई है इसने। 5 तरह के स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उनमें से कोई से 3 नाम आप बता दें, और जो बच गए वो आपने बताने हैं। ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग, ISAE यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, ISRE यानी कि रिव्यू एंगेजमेंट। 3 इन्होंने बता दिए। क्वालिटी मैनेजमेंट, ISQM, ये पुराने ज़माने में क्वालिटी कंट्रोल होता था, पुरानी किताबों में अभी भी ISQC लिखा होगा, बट अब इसका नाम ISQM है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, ISQM। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिव्यू हो चुका है, वो भी हो गया है। रिलेटेड सर्विसेज, असल में 3 एश्योरेंस वाली चीज़ें हैं, ऑडिट, रिव्यू और एश्योरेंस। एश्योरेंस बड़ा वर्ड है और ऑडिट और रिव्यू 2 खास तरह की किस्में हैं। तो ये 3 तरह के स्टैंडर्ड हो गए। एक हो गया सबकी क्वालिटी के लिए, तो जो बच गया कचरा मचरा वो रिलेटेड सर्विसेज, ISRS। फिर कहीं ना कहीं लिखा होगा कि स्टैंडर्ड कैसे बनता है, तो आपने पढ़ा, मैंने आपको असली कहानी बताई थी स्टैंडर्ड कैसे बनता है, लेकिन हमें ज़रा किताबी कहानी ज़हन में रखनी है कि एक ड्राफ्ट बनता है, उस पर ओपिनियंस लिए जाते हैं, उस पर सारे सर जोड़ के बैठते हैं, तमाम इंटेलिजेंट माइंड्स मिलजुल के कुछ अच्छा सा काम करना चाह रहे होते हैं। तो ये इस तरह से था। कोई कन्फ्यूजन कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में? किताब में कहीं वर्ड प्रैक्टिस स्टेटमेंट तो नहीं लिखा हुआ था? ठीक, कुछ
स्पेशल किस्म की प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स भी ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैंक का ऑडिट होना है तो क्या खास एक्स्ट्रा बातों का ख्याल रखना। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो ओवरऑल ऑडिटिंग का बताएगा, लेकिन बैंक के स्पेसिफिक आपने क्या क्या काम करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो आपने क्या काम करना है। तो उनकी कुछ प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स इन्होंने शुरू की थी, अब ये मर चुकी हुई हैं। अब वो दोबारा से कुछ सोच रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ वो करें, स्टार्ट करें। तो अक्सर आईएसएज और इनकी डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस नोट्स या प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स का जिक्र होता है जो फर्दर एलेबोरेट कर रही होती हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो मर चुकी हुई है। अब वही वाली बात है कि इस एडिशन नहीं तो अगले एडिशन में ये चीज़ माइनस हो जाएगी। जिस तरह से पहले आईफेक का वो चेंज हुआ और जिस तरह से आईएसक्यूसी में पिछले पूरे सेशन जो है ना चीख चलाता रहा कि भाईजान इसको क्यूएम कर दे, तो वो जो है ना फाइनल में तो हम 1.5 साल पहले से आईएसक्यूएम पढ़ा रहे हैं। तो इधर जो है वो इनको कैफ में एहसास होते होते फिर उन्होंने सोचा एक दफ़ा जो चेंज करना तो नई स्कीम में जाके चेंज करेंगे। कोई कन्फ्यूजन, कल हमने जितना पढ़ा था उसमें जितनी बातें लिखी हुई थी फिर हमने जी जी बताइए। कल वाले में नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले में क्या है। इनहेरेंट लिमिटेशन में जो पॉइंट 3 और 4 है, आप पॉइंट 3 को पढ़ना शुरू करें। क्या है सम आइटम, ठीक है जी। सम आइटम इन सब्जेक्ट मैटर शायद एस्टीमेट हो और शायद मैनेजमेंट वालों को भी ना पता हो। भाई आप ऑडिट करने गए हैं, आपसे किसी ने पूछा 100% अश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे, आपने कहा अच्छा ये क्या लाइन आइटम है, उसने कहा बैड डेट। आपने कहा तुम्हें 100% यकीन है कि इतने ही बैड डेट होंगे, उसने कहा नहीं जी अंदाज़ा है 5% लिखा है, कभी 7 हो जाते हैं कभी 3 हो जाते हैं, रफली अंदाज़ा लगा लिए कि 5 है। तो आपने कहा जब तुम अकाउंट्स बनाते हुए श्योर नहीं हो और तुम्हें आज से 5 महीने बाद पता लगेगा कि तुम्हारे 100% एक्चुअल में बैड डेट्स कितने हैं, तो मैं ऑडिटर कैसे 100% श्योर हो सकता हूँ। तो सम आइटम इन सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं वो मुद्दा जिसके ऊपर डिस्कशन होनी है। तो सम आइटम इन द सब्जेक्ट मैटर, वो मुद्दा जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो अकाउंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सम आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो शायद एस्टीमेट हो, जिनकी एक्चुअल वैल्यू शायद आज नहीं, आज से 4-5 महीने बाद पता लगेगी। तो हमारी प्रोविजंस होती हैं बहुत सारी, कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल्स में जो बेस्ड ऑन एस्टीमेट होते हैं। इवन डेप्रिसिएशन बेस करता है यूजफुल लाइफ पे, और यूजफुल लाइफ अगर 10 साल है तो क्या 10.00 ईयर्स होगा, नहीं है। तो टेक्निकली हमने जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है वो 100% एक्यूरेट तो ना हुई। तो सम आइटम इन सब्जेक्ट मैटर और एस्टीमेट जिनकी ट्रुथ, जिनका कंप्लीटनेस, जिनकी एक्यूरेसी विल नॉट बी नोन अंटिल सम टाइम इन फ्यूचर। जब तक कुछ फ्यूचर का टाइम नहीं आ जाएगा तब तक हमें पता नहीं लगेगा। क्लियर है पॉइंट। उससे आगे जी। अब अगेन एक प्रॉब्लम, मोस्ट फ्रॉड्स जो है वो एक डेलिब्रेट जान के एक अटेम्प्ट करेंगे कंसील करने की चीज़ों को। गुम हुई हुई चीज़ मिल जाती है, एक डेबिट रिकॉर्ड हुआ और गलती से क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ट्रायल आउट हो जाएगा। लेकिन फ्रॉड करने वाला ऐसा तो नहीं करेगा कि डेबिट क्रेडिट का टैली आउट कर दे, वो फ्रॉड करके उस क्रेडिट को किसी और जगह फिट कर देगा। तो फ्रॉड करने वाले ने इतनी खूबसूरती से फ्रॉड छुपाया होगा कि ऑडिटर के लिए कभी कभी ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। तो वो फाइनेंशियल्स जिसमें फ्रॉडिये ने इतनी खूबसूरती से छुपाया है और ऑडिटर के पास कम टाइम है, तो शायद वो 100% ऑफ द फ्रॉड्स ना पकड़ सके। तो ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। जी, क्या इंग्लिश 100% सेम लिखनी है? बिल्कुल भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। आप 100% अपनी इंग्लिश लिख सकते हैं। ये जुमला मुश्किल लग रहा है, आप उसको छोटा जुमला लिख लें, की पॉइंट्स बना लें। 100% हम अपने अल्फाज लिख सकते हैं, कहीं मसला नहीं। मैंने सिर्फ एक बात की थी, कहीं को प्रोफेशनल जार्गन या प्रोफेशनल कोई वर्ड आ गया ना तो उसके साथ हेर फेर नहीं करनी। जैसे रीजनेबल एश्योरेंस को डिसेंट एश्योरेंस, मिनिमम एश्योरेंस, इस तरह से नहीं बोलना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जिस पे आज जिक्र होना है या जजमेंट, तो उनको वही बोलना है जो उनके अल्फाज हैं। अदरवाइज आप इनमें से हर जुमला अपने तरीके से अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। यहाँ पे कमती लॉ टाइप का रट्टा नहीं है, यहाँ पे बिजनेस लॉ वाली चीज़ उस तरह के रट्टे नहीं है, तो हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इवन आपने जुमला बड़ा मजे का लगा, आपने कहा नहीं मैं इसको शॉर्ट वर्ड में लिखना चाहता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी को, उसको कहा भाई मुझे थोड़ा सा ऐसे ईजी कर दो, थोड़ा सा स्मार्ट बना दो, वो स्मार्ट बना देगा। भाई मेरी मजबूरी है, मैंने आईकेप की किताब के करीब करीब रहना है कि ऐसा ना हो कि लोग आईकेप की किताब पढ़े और मेरी किताब पे आए तो कहें लो ये तो दुनिया ही बदल गई, जज्बात बदल गए।
तो वो मेरा अपना दिल करता है कि मैं 3-3 4-4 वर्ड्स के की पॉइंट्स डाल दूं, लेकिन फिर वो एक सोर्स स्टडी टेक्स्ट नहीं बन सकेगी। तो स्टडी टेक्स्ट के लिए वो थोड़ी इलेबोरेटिव होती है, लेकिन अगर आप पर्सनल नोट्स बनाना चाहें तो आप उसके वर्ड्स कम कर दें, उसके की पॉइंट जहन में रख लें, पेपर में अपने अल्फाज में लिख दें। तो ये 100% आपकी चॉइस है जी। कोई कंफ्यूजन जो हमने कल पढ़ा था? सबसे ऊपर आईफैक आ गया, आईफैक के अंदर आईफी आ गया, आईफी के अंदर आईएएस भी आ गया। ये इदारे हैं, उसके नीचे स्टैंडर्ड्स आ गए। ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये इदारे नहीं है। इस तरह से है। आईफैक, उसके बाद इसके आगे जो नीचे आ गए क्या डिवाइड हो गए? हाँ, आईफैक ने डिवाइड कर दी अपने अकाउंटिंग वाले चीज़ें किसी और बॉडी को, और ऑडिट और एथिक्स वाली चीज़ें दे दी आईफी को। फिर आईफी आया, आईफी ने अपने ऑडिट और एश्योरेंस वाली बातें आईईएसबी के हवाले कर दी और एथिक्स वाली बातें आईईएसबीए के हवाले कर दी। फिर उन बोर्ड्स ने अपने अपने स्टैंडर्ड बनाने शुरू कर दिए। तो ये इस तरह से है जी। ऑल क्लियर? कल जाते जाते हमने पढ़ा था कि ISA 200 कुछ बातें करता है। ISA 200 जिस तरह से अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के नंबर होते हैं, इसी तरह से ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के भी नंबर होते हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे सिलेबस में जिस स्टैंडर्ड की सबसे कम डिस्कशन है वो यही है बेचारा, ISA 200। गिनती की 5 लाइनें बताई हुई हैं। ऑल्दो वो जो ऑडिट की डेफिनेशन है वो भी ISA 200 से ली गई है। ISA 200 बताता है ऑडिट क्या है, ऑडिट का ओवरऑल स्कोप क्या है। तो इससे एक्सट्रैक्ट तो कर लिया किताब ने, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल गाइडेंस थी वो ये थी कि आपने 4-5 बातों का ख्याल रखना है। आपने जितने भी ISAs हैं उनको फॉलो करना है, आपने एथिक्स को फॉलो करना है, आपने प्रोफेशनल जजमेंट दिखानी है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखानी है, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। पहली 2 चीजें तो आसान है, आपने ISAs फॉलो करना है। ISA क्या है भला? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। फिर आपने एथिक्स को फॉलो करना है। हम इंशाल्लाह पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन से एथिक्स को हमने फॉलो करना है। उसके बाद ये 3 बातें थी जहां हमने ब्रेक लगा दी थी और इनकी ज्यादा गहराई में नहीं उतरे थे। अब गहराई में उतरे, हो जाए खतरों से टक्कर। दिखाएं जरा हैंड आउट कि आप कहां तक पहुंचे हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, और ये पीछे से सब क्लियर है। यानी कि ये करने के बाद हमारे पास फिर वही सिर्फ यूनिट बच जाएगा जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड है। आपने देखा होगा बिल्कुल स्टार्ट में 2nd-3rd पेज पे आपको एक वो नजर आता है कंपनी लॉ के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और तरह। वो हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है इंशाल्लाह ताला। तो प्रोफेशनल जजमेंट, एक बच्चा मुझे आके ये कहता है कि सर मैंने 2 पेपर दिए थे पिछली दफा, दोनों फेल हो गए। तो सर मैं सोच रहा हूं 4 उठा लूं क्योंकि वो 2 तो मुझे आते हैं और अगले 2 तो आपको पता है इस वक्त मैं बड़ा एनर्जेटिक हूं और जो है ना मैंने माजी की गलतियां रिपीट नहीं करनी। उस बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी है उस टाइम पे, वो जोश में है, शायद वो माजी की गलतियां रिपीट भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम 2 पेपर दिए रह गए तो 2 दोबारा दे दो। बहुत एनर्जेटिक हो रहे हो, तीसरा मुनासिब साइज का पेपर उठा लो। मुझे ये जुमला नहीं समझ आ रहा कि 2 दिए फेल हो गए तो वो मुझे आते हैं। जब 2 दिए, जब टोटल स्कोप ही 2 था तो दोनों फेल हो गए, यानी टोटल मेहनत जब 2 पे की तो वो दोनों फेल हो गए, तो वो 2 तो मुझे आते हैं। तो अब मैं 4 दूंगा, 2 देके तो पास नहीं हुआ, अब 4 का लोड उठाऊंगा जिसमें 2 बिल्कुल नए होंगे और 2 वो होंगे जो मैं पिछली दफा भी नहीं पास कर सका, तो मैं आतंक मचा दूंगा। मैं कहता यार थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? कहते नहीं सर आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं सर, नहीं देखिए 4 दे सकता हूँ ना मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा सर अगर मैं 4 पेपर दूं तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई आज तुम रिजल्ट वाले दिन मेरे से अगर गाइडेंस लेने आए हो तो गन पॉइंट पे मेरे से मत उगलवाओगे मैंने 4 पेपर देने हैं। तुमने 4 पेपर देने हैं, दे दो, मुझे मत कहो कि कंधे पे थपकी दे दे। वो कहता सर आप कितने अजीब आदमी हैं, आपको भरोसा नहीं मुझ पे। मैं कहता हूँ यार तुम्हारी तरह मैंने कई 100 लोगों पे भरोसा किया था और मैंने उनको ये तजर्बे करते देखे हैं। तो आज मेरी प्रोफेशनल जजमेंट ये कहती है
तुम बहुत अच्छे आदमी होगे, नेक आदमी होगे और तुम शायद लुट मचा दोगे। मेरी जजमेंट ये कहती है कि जब भी कोई ऐसा करता है कि 2 पास ना हो और 4 उठा लेता है तो उसके साथ बहुत बुरी होती है, उसकी अगली अटेम्प्ट भी ज़ाया हो जाती है। शायद उससे बहुत अच्छा हो तुम 1 पेपर दे के पास कर लो, कम से कम कहानी तो 1 स्टेप आगे बढ़े, तो बच्चे का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि सर को फ्यूचर के बारे में कैसे पता। तो अगर मैं हज़ारों लोगों से डील करता रहा और मैंने एक बच्चे को पीआरसी के बाद कैफ के शुरू के पेपरों में देखा, फिर उसकी कुछ गलत आदत को ऑब्जर्व किया, फिर कुछ ऐसे बच्चे देखे जो रेगुलर पढ़ाई में थे और फिर उनके 2 साल बाद उनको कैफ करते और इनको कैफ ना करते देखा, फिर फाइनल में जाने वाले बच्चों को देखा, उनके तौर तरीके देखे, उनके चाल चलन देखे और उसके 4-5 साल बाद उनमें से कुछ को क्वालिफाई करते देखा, कुछ को नहीं करते देखा, तो आहिस्ता 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 एक जजमेंट बन गई कि अच्छा बच्चा क्या होता है और बुरा बच्चा क्या होता है, जल्दी कौन पास करता है, देर से कौन पास करता है। एक बच्चा क्लास में बैठे बैठे 6 दफा मोबाइल देखेगा, मैं कहूँगा भाई इन हरकतों से सीए नहीं होने वाला। वो कहेगा आप कौन से नजूमी है जिसने ये कह दिया कि इन हरकतों से नहीं होने वाला। तो मैं कहूँगा भाई मेरी एक प्रोफेशनल जजमेंट है। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट क्या है कि इसके पीछे कोई एविडेंस है, कोई रसीद है, इसके पीछे एक्सपीरियंस है। तो जब वालिदैन को आप बताते हैं कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ मैं रात 11-12 बजे तक घर से बाहर रहूँगा, तो वालिदैन ने ज़िंदगी गुजारी होती है, उन्हें पता होता है कि या तो दोस्त अच्छे होते हैं या रात 11-12 बजे वाले होते हैं। ये दोनों खसूसियात इकट्ठी होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो इतने आवारा किस्म के दोस्त हैं जो रात 11-12 बजे तक बाहर फिर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पढ़ाई के बारे में हरगिज़ इससे बात नहीं कर रहे होंगे, तो वहाँ पे फन टाइम चल रहा होगा। तो आपको उलझन होती है कि जी वालिदैन ने बगैर मेरे दोस्तों को देखे ही ओपिनियन पास कर दिया कि अच्छे दोस्त नहीं है। तो उन्होंने क्यों ओपिनियन पास किए? उनकी एक जजमेंट है। उनकी जजमेंट कैसे बनी भला? एक्सपीरियंस से। उन्होंने अपने दौर में सब कुछ होते देखा, उन्होंने अपने कुछ और बच्चों के साथ ऐसा होते देखा, उन्होंने माशरे में लोगों के बच्चों को ऑब्जर्व किया और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी एक जजमेंट मैच्योर होती चली गई। चले, आप लोगों की शायद ऑडिटिंग या अकाउंटिंग जजमेंट बहुत मजबूत ना हो। आप एक क्लाइंट पे ऑडिट करने गए, आपने कहा इस एसी की यूजफुल लाइफ क्या है? उन्होंने कहा 40 साल। तो आपको कोई मसला तो नहीं? मसला है क्या आप 40 साल जिंदा रहे हैं ये देखने के लिए कि एसी 40 साल चलते हैं या नहीं चलते? अभी तो आप 20 साल, 21 साल, 22 साल, तो आपको आज कैसे पता कि एसी 40 साल नहीं चलता? इतनी सी नन्ही मुन्नी सी उम्र में भी आपने इतना कुछ ऑब्जर्व कर लिया कि आपको इतनी समझ आ गई कि एसी की लाइफ 15 साल तक तो हजम हो जाएगी। 20 कोई कह दे बहुत ध्यान से एहतियात से रखा हुआ उसने एसी हो तो शायद 20 साल, 20 से ऊपर बहुत ओवर हो जाएगी बात। अब आप ऑडिट करने जाएंगे कई दफा और आपके पास एविडेंस ही नहीं होगा, कोई रसीद नहीं होगी। एसी की यूजफुल लाइफ की क्या रसीद होगी? और ऑडिटर ने हर चीज एविडेंस से वेरीफाई करनी है। तो अब जब वो आपसे कहेंगे एसी 40 साल है तो आप कहेंगे नहीं, तो वो कहेगा आप कौन सी रसीद, कौन से डॉक्यूमेंट की बेस पे ये कह रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि ये मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है। तो ऑडिट के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम टाइम आपके सामने स्टैंडर्ड्स नहीं है, सम टाइम आपके सामने एविडेंस नहीं है, आपके सामने रसीदें नहीं है, आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑल यू हैव इज आपकी प्रोफेशनल जजमेंट और आपने सिचुएशन के मुताबिक अपनी जजमेंट लगा के अंदाज़ा लगाना है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोफेशनल जजमेंट आती कहाँ से, तो हम कहेंगे तजर्बे से आती है, तालीम से आती है, डिग्री से आती है, ट्रेनिंग से आती है, ऑडिट करने से आती है, कई ऑडिटों के एक्सपीरियंस से आती है। आप 6 दफ़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी को ऑडिट कर चुके हैं, तो 7वीं कंपनी में जाने से पहले ही कुछ बातें आपके जहन में होंगी कि वहाँ ये चीज़ इस तरह से होगी और ये चीज़ इस तरह से होगी। तो ड्यूरिंग ऑडिट ISA 200 ने क्या कहा है कि आपने प्रोफेशनल जजमेंट को ज़रूर साथ लेके चलना है। तो क्या प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ रही है? मुझे कुछ यूजेस बता सकते हैं ऑडिट में कि कहाँ कहाँ प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर की हेल्प कर सकती है? एनीवन, कुछ भी।
फ्रॉड को सेंस करने में कुछ सिचुएशंस में ऐसी प्लस माइनस हुई कि आपको लगा कि यार इस तरह की सिचुएशन के पीछे फ्रॉड हो सकता है, अभी एविडेंस नहीं मिला, लेकिन आपको जो सिचुएशन है वो हिंट दे रही है, क्योंकि आपने उस तरह की सिचुएशन में 2-3 दफा पहले देखा था फ्रॉड हुआ करते थे। तो बिल्कुल सही है, फ्रॉड की असेसमेंट में जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट हेल्प कर सकती है आपको। स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन के अंदर मिस्टेक, या स्टैंडर्ड कई दफा कहता है कि भाई मेरी चीज तुम्हारे ऑडिट के ऊपर अगर एप्लीकेबल ना हो, प्रैक्टिकेबल ना हो तो छोड़ देना। तो शायद ये जजमेंट होगी ऑडिटर की, जहां वो अंदाजा लगाएगा कि ये चीज एप्लीकेबल है और ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। जी, इंस्पेक्शन करते वक्त, किसी चीज की इंस्पेक्शन करते वक्त उसका ये अंदाजा, आप इन्वेंट्री को चेक कर रहे हैं, इन्वेंट्री को चेक करके आपको लगा यार ये वाला इन्वेंट्री आइटम ना थोड़ा सा उजड़ा हुआ है, जी 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 जी, ये इन्वेंट्री आइटम थोड़ा सा उजड़ा हुआ हो रहा है, थोड़ी सी इसकी हालात खराब है, थोड़ा सा ऑब्सलीट सा लग रहा है। तो अब आपकी प्रोफेशनल जजमेंट आपको बता रही है कि ओहो शायद एनआरवी इसकी कॉस्ट से नीचे जा चुकी हो। जी, मटेरियलिटी को सेंस करते हुए, देखिए मटेरियलिटी तो वैसे ही हवाई चीज है, तो मटेरियलिटी को सेंस करने के लिए ऑडिटर के पास रसीद शसीद कोई नहीं है, जजमेंट है कि इस तरह के इदारे में किस लेवल की चीज यूजर को अफेक्ट कर सकती होगी। और ये टूल है एक ऑडिटर का, ये ऑडिटर का एक बिल्ट इन हथियार है, ये उसने खरीदा नहीं है, ये उसके पास रखा हुआ नहीं है, ये उसको काम कर करके मिल गया है। उसने पहले सीए किया, वहां से उसको कुछ बातें समझ आई, उसने फिर कुछ ऑडिट्स किए, उसे वहां से बात समझ आई, उसने कुछ ट्रेनिंग्स हासिल की, वहां से उसे बात पता लगी। तो ये आपके नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग, आपकी सारी चीजें मिलके आपके अंदर एक ऐसा इंसान बना देती हैं जो जज कर सकता है समटाइम बाकियों से बेहतर। और प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ यूज हो सकती है? सर प्रोफेशनल जजमेंट सेंस करके ये पता चल सकता है कि क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है। क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है तो ऐसी बात क्लाइंट के जुमलों से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई आए बाएं शाएं कर रहा है, उनकी बातों से पता लग जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे वो घर में अगर एक मुलाजिम तीसरी दफ़ा अपने ताए का इंतकाल करवा दे तो घर वाले कहते हैं कि भाई वो को खुद ही लिस्ट बना लो कि तुमने हर दफ़ा बंदा कौन सा मारना है। तो समटाइम क्या होता है, लोग बहाने, जैसे छोटे बच्चे स्कूल में जो है वो छुट्टी करने के बाद अगले दिन अपने किसी रिश्तेदार फोपड़ शोपड़ को मार देते थे। तो कई दफा कुछ टीचर की जजमेंट ऐसी होती थी, उन्हें पता लग जाता था कि फोपड़ वाकई मरा या नहीं मरा। तो वो सम टाइम आपको दूसरों के जुमलों को समझने के लिए भी प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए होती है। तो सम टाइम जब वालिदैन कहते हैं कि बेटा तुम्हें नहीं पता ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो आप कहते हैं क्यों, क्या क्या, मुझे तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही। आप शायद अभी जाके टक्कर मारेंगे उस चीज़ को और आज से 1-2 साल बाद आपको नुकसान होगा। वालिदैन ने या अपने टाइम पे नुकसान किया होगा या बहुत सारे लोगों को नुकसान करते देखा होगा, तो अब उनकी ज़ात में एक चीज़ ऐड हो गई जो आप उनसे छीन नहीं सकते, वो मैच्योरिटी है, वो उनकी दूरअंदेशी है, वो उनकी सोच है जिससे अच्छे बुरे का फ़र्क उनको आपकी निस्बत ज़्यादा पता है। आप जितना मर्जी डिसएग्री कर लें, जितना मर्जी हालात कुछ और तरफ जा रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जो उनकी जजमेंट थी अब आपके लिए गलत नहीं थी। तो हो सकता है आप सीए में आने के लिए बेकरार हो, कि मैं सीए में जाऊंगा आग लगा दूंगा। उन्हें पता हो कि हमारा बच्चा कितना को मेहनत कर सकता है, उन्होंने तो आपको पाला है। तो हो सकता है आपको कोई बैठ के समझाओ, बेटा तुम जज्बाती ज़्यादा नहीं हो रहे, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। आपने कहा मैं तो आग लगा दूंगा, लुट में जा दूंगा। फिर उन्हें समझाएगा बेटा देखो अभी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ट्राई की जा सकती है, कोई एमडी कैट वगैरह का टेस्ट दोबारा दे के देख लो, कुछ इस तरह से। तो आपने कहा नहीं मैं तो आपको पता मेहनती बढ़ाऊँ, तो वो कहेंगे हमें पता है ना, तभी तो कह रहे हैं कि मत जाओ सीए में। तो अगेन मतलब ये प्रोफेशनल जजमेंट इज समथिंग जो कि आ जाती है और आप उसको फिर यूज़ करते हैं और उसके मुताबिक जो है ना चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? प्रोफेशनल जजमेंट की कोई से 2 और यूज़ बताएं ताकि मैं आपकी जहमत तमाम करूँ और आगे बढ़े। प्रोफेशनल जजमेंट की कोई सी 2 और इस्तेमाल, और किताब से पढ़ के नहीं, दिल से। ऑडिट के किस एरिया पे कितना टाइम लगाना चाहिए, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होगा? भाई जो हमारा इदारे का ऑडिट करने आएगा उसके लिए सबसे सेंसिटिव एरिया होगा रेवेन्यू रिकग्निशन, रिसीवेबल्स, ये हमारे बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं। रिसीवेबल्स, मेट्रो का ऑडिट करने जाएगा तो वहाँ तो कैश पे चलता है काम, वहाँ इन्वेंट्री होगी सेंसिटिव एरिया।
तो जो मेट्रो को ऑडिट करेगा वो इन्वेंट्री पे टाइम लगाएगा, और हमारी इन्वेंट्री में मार्कर होंगे, डस्टर होंगे, हमारे लिए इन्वेंट्री बेकार आइटम है, रिसीवेबल्स मुश्किल एरिया है। तो जो हमारा ऑडिट कर रहा होगा वो अपनी जजमेंट यूज करके कहेगा यार इन लोगों के रिसीवेबल्स से ज़्यादा टाइम लगाऊं। और जो मेट्रो को ऑडिट करने जा रहा होगा, मेट्रो स्टोर वगैरह का, सुपर स्टोर का, तो वो जाके इन्वेंट्री पे ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो बिल्कुल सही है, ये प्रोफेशनल जजमेंट है जो बताएगी कि कौन से एरिया पे ज़्यादा काम लगाना है, कौन से पे कम। जैसे एक टीचर है, टीचर इतने अरसे से पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि कौन से टॉपिक पे रुक के काफ़ी देर तक समझाना है और कौन से टॉपिक पे से तेज़ी से गुजरना है, किसके 4 सवाल कराने हैं और किसके 1 सवाल से भी काम चल जाएगा। और कोई आखिरी फ़ायदा, कौन सा स्टेप कितना एथिकल है, कौन सा स्टेप कितना एथिकल है, कौन सी जगह पे क्लाइंट ने की कौन सी बात एक्सेप्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी, कहाँ बेईमानी है और कहाँ ईमानदारी है, इसके बीच में जो दरमियान में बारीक सी लाइन है वो आपको प्रोफेशनल जजमेंट आपको हेल्प कर देगी उसमें। प्रोफेशनल जजमेंट ऑल क्लियर। हम 2 पे ज़्यादा बहस करनी है, तीसरे पे नहीं करनी। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं जी भाई साहब की। एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड। वो जो आपका नॉलेज है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, उसको आप अपनी उन स्टैंडर्ड्स की रोशनी में, ऑडिटिंग की, अकाउंटिंग की और एथिकल के, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ताकि आप बेहतर फैसले कर सकें अबाउट द कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या करना है, दैट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ये जो ऑडिट एंगेजमेंट है, ऑडिट के टास्क को हम ऑडिट एंगेजमेंट कहते हैं। याद है ISRE रिव्यू एंगेजमेंट, ISAE अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ऑडिट की ज़बान में एंगेजमेंट मंगनी को नहीं कहते, एंगेजमेंट एक असाइनमेंट को कहते हैं जिसमें एक ऑडिटर एंगेज हो गया क्लाइंट के साथ और ये मिलके काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल जजमेंट समझ आई। अगेन अल्फाज जो मर्जी यूज कर लें आप, इस इंग्लिश के साथ जो मर्जी करें, लेकिन इस प्रोफेशनल जजमेंट को प्रोफेशनल थिंकिंग नहीं बोलना, मैच्योर थिंकिंग नहीं बोलना, मैच्योर जजमेंट नहीं बोलना। प्रोफेशनल जजमेंट एक जार्गन है, ऑडिट की दुनिया का जार्गन है। तो प्रोफेशनल जजमेंट मतलब प्रोफेशनल जजमेंट। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में आप कहते हैं कि उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज और वो जो उसने जो कुछ हासिल किया ऑडिट्स करते हुए, उससे उसके अंदर जो मेच्योरिटी आ गई। अब नीचे जो मर्जी इंग्लिश लिख दें चल जाएगा काम। प्रोफेशनल जजमेंट समझ आ रहा है। फिर ये भाई जिसके ऊपर हमने ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगाना, आगे एक स्टैंडर्ड होगा जिधर हम डिटेल से इसे पढ़ेंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपने ऑडिट एविडेंस जब हासिल करना है वो सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज अच्छा तादाद में होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज, और एप्रोप्रिएट क्वालिटी वाइज मुनासिब होना चाहिए। तो सफिशिएंट का उर्दू तर्जुमा भी मुनासिब है और एप्रोप्रिएट का उर्दू तर्जुमा भी मुनासिब है। तो सफिशिएंट है तादाद में, सफिशिएंट तादाद में काफ़ी, और एप्रोप्रिएट है मुनासिब, क्वालिटी में मुनासिब, कि हाँ भाई अच्छे लेवल का एविडेंस हो। मैं क्लास में ये पूछना चाहूँ कि हाँ भाई आप लोगों को ऑडिट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और मैं एक बच्चे से पूछूं और वो कहे नहीं समझ आ रहा, तो मैं कहूँ लो जी पूरी क्लास को समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो सैंपल पे काम करना है ना। तो मेरी इस हरकत में क्या गलती थी? सफिशिएंट सैंपल नहीं था, तादाद बहुत छोटी सी थी, कम बंदों से पूछा तो ये तो बात मुनासिब नहीं होगी। मैं बिजनेस लॉ डायनामिक्स की क्लास में 15 लोगों से पूछा आपको ऑडिट समझ आ रहा है, अब क्या गलती की? अब अप्रोप्रिएट नहीं है। तादाद तो अच्छी है, रेलेवेंट ही नहीं है, इनका ताल्लुक ही नहीं है, तो ये एक अच्छा एविडेंस तो मिलेगा ही नहीं। तो अच्छा एविडेंस उसे कहेंगे जो तादाद में भी ज़्यादा हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने आके अदालत में गवाही दी, हाँ जी मैंने मिस्टर बशीर के बारे में सुना था कि ये गुस्से के तेज़ हैं और शायद कभी गुस्सा ज़्यादा आ जाए तो किसी को कत्ल भी कर सकते हैं। एक एविडेंस आ गया। एक और बंदे ने आके कहा, एक दिन मैंने बशीर साहब को ये कहते सुना था कि तूने अगर मेरे पैसे ना दिए तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से। 2 एविडेंसेस आ गए। किसी एक ने कहा कि मैंने बशीर साहब को उस बंदे के घर के करीब से गुजरते देखा था, 3 एविडेंस आ गए। चौथे ने कहा उस दिन बशीर साहब कहीं और नजर नहीं आए, पता नहीं कहाँ थे, 4 एविडेंस हो गए। लेकिन एक अकेले आदमी ने कहा मैंने अपनी आंखों से बशीर को कत्ल करते देखा है,
है एक, लेकिन इसका क्वालिटी ऑफ एविडेंस, ये देखे ना, ये एनी शाहिद है, ये जो एविडेंस दे रहा है उसकी क्वालिटी ही डिफरेंट है। तो वो 4 सफिशिएंट होने के बावजूद अप्रोप्रिएट नहीं थे, क्योंकि वो 4 जो बता रहे हैं, क्या उससे यखस कर सकते हैं कि कत्ल बशीर ने किया होगा? परसुएसिव है, थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, लेकिन जिसने कंक्लूसिव एविडेंस दे दिया कि जी मैं नहीं शाहिद हूँ। तो आप ये देखें कि कोई भी मुकदमा चल रहा होता है किसी फिल्म ड्रामे में, तो जब एक एनी शाहिद आके गवाही दे देता है तो कहानी मुका देता है। तो अप्रोप्रिएट इज क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। अब एक एविडेंस दे रहा है कि मैंने सुना है कि ये गुस्से के तेज हैं, और एक एविडेंस दे रहा है कि मेरे सामने कत्ल हुआ है। तो जो क्वालिटी ऑफ द एविडेंस, जिसने आंखों के सामने कत्ल होते देखा, वो सबसे ऊपर है। तो सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे अच्छी क्वालिटी के ऑडिट के लिए। सफिशिएंट का मतलब 100% भी नहीं है। ये बात हम तय कर चुके हुए हैं कि ऑडिटर बेचारे की ज़िंदगी में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। अब ये तो तय है हम कभी भी परफेक्ट काम नहीं करेंगे। अच्छा भाई, रीजनेबल काम करने के लिए क्या करना होगा? कम से कम सफिशिएंट एविडेंस हो, अच्छा खासा एविडेंस हो। अब आप कहेंगे सर सफिशिएंट बोले तो कितने %? तो ये भाई साहब साथ जुड़ जाएंगे, प्रोफेशनल जजमेंट। तो फिर हमारे यहाँ इन्वेंट्री के अंदर 3 आइटम्स को भी देखने से इन्वेंट्री को टिक लगा देगा, चूंकि रिस्क कम है। तो मेट्रो में 500 आइटम को देखने के बाद भी ऑडिटर का पेट नहीं भरेगा, वो कहेगा नहीं मैंने और चेक करना है। तो सफिशिएंसी भी रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है। तो ऑडिट में कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे यहाँ पे ऐसे करना चाहिए या यहाँ ऐसे करना चाहिए, आपने कहना है इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, it depends on the type of evidence, it depends on the type of company, और ये सारी चीजें it depends में आती हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? Sufficiency is the measure of quantity of audit evidence, और appropriateness is the measure of quality of audit evidence in terms of its relevance and 2 features, relevant, reliable। अगर relevant लोगों से नहीं पूछेंगे, BLD से पूछ लिया जाके तो बेकार हो गया। और अगर रिलायबल लोगों से नहीं पूछेंगे, उसने आके गवाही दे दी जो पहले ही उस बंदे का दुश्मन था कि हाँ मैं जानता हूं इसी ने कत्ल किया है। अब शायद कत्ल के मौके पे तो मौजूद होना रेलेवेंट था उसका, लेकिन वो इंसान रिलायबल नहीं है, वो तो दुश्मन ही निकाल रहा है। तो अच्छी क्वालिटी होगी जब रेलेवेंट भी होगा, रिलायबल भी। लेकिन मैं ज्यादा गहराई में नहीं उतर रहा इन जुमलों पे। क्यों? ISA 500 चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल से समझेंगे कि सफिशिएंट क्या और अप्रोप्रिएट क्या है, और इस पर काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू होगी। तो यहाँ ये चीज़ समझ आई है। अब आते हैं एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारी आज की आखिरी डिस्कशन है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को, वो जो हमने शुरू में मैप नहीं देखा था, कुछ नॉलेज बेस होते हैं कुछ एप्लीकेशन बेस। इस चैप्टर में वो जो अभी हमने नहीं पढ़ा वो प्रॉपर लॉजिकल है, और जो पढ़ रहे हैं यहाँ से काफी हद तक डिसेंट सवाल आते हैं। ज़ाहिर है वो इतना बच्चों वाला सवाल तो नहीं बनाएंगे, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड व्हाट आर लिमिटेशन। याद है उस दिन सर उसामा ने सवाल दिखाया था। अब सवाल ने मुंह से नहीं बोला था कि मुझे एडवांटेजेस चाहिए या लिमिटेशन, लेकिन सवाल को देख के आपको गेम समझ आ गई थी, तो लिखना तो आपने सीधा सीधा सा था। तो उस तरह के लॉजिकल सिनेरियो नहीं है, मुनासिब है। जैसे इवन इससे ज़्यादा टेढ़े सवाल तो बिजनेस लॉ के अंदर आ जाते थे, जिसमें एक बंदा 600 बैरल मंगवाता था ऑयल की, और उसका रेट उस दिन का तय होता था, और डिलीवरी उस दिन होनी होती थी, और उस दिन मसला हो गया होता था। तो जो कमती लॉ का पोर्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर ज़रा टेक्निकल वो होगा। तो ये हमने अभी आज की डेट तक एंड तक इस तक जितना पढ़ेंगे ये नॉलेज बेस है कि समझ आया हुआ है तो पेपर में आपके लिए ईजी है। आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत शायद नहीं है कि हमें इसको कैसे लिखना है क्या करना है, लेकिन चूंकि आप पहला टेस्ट देने जा रहे होंगे तो एक मुनासिब सा ड्राफ्टिंग सेशन जो है वो फिर कल हो जाएगा। तो सैटरडे का दिन भरा हुआ होगा सिर्फ ड्राफ्टिंग के साथ, यानी उस दिन मैं बिल्कुल भी आपको तंग नहीं कर रहा हूँगा। मैं किसी और क्लास में कुछ और लोगों को ज़रूर तंग कर रहा हूँगा, लेकिन आप लोगों को तंग नहीं कर रहा हूँगा। तो उस दिन आपकी प्योर ड्राफ्टिंग की, एक होता है कि हर दिन थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट बात होना और है, और एक ये है कि हाँ भाई सवाल है अब लिखो,
और अब लोग लिख रहे हैं, अब फिर साथ जा जा के उनको देखा जा रहा है, फिर उनको इम्प्रूव करने का बताया जा रहा है, फिर एक और सवाल, फिर एक तीसरा सवाल, तो वो फिर हमारी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस हो रही होती है, जो कि मतलब बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सीजन तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, ताकि आपको ऑडिट के पेपर में जो स्किल मिसिंग है खुद से लिखने वाली, वो स्किल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो। जो 12 साल में नहीं डेवलप हुई, उसको डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, हमारे सेशन के बीच में कुछ 17 के करीब तो ड्राफ्टिंग सेशंस हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अजीब सा कॉन्सेप्ट, शकी एटीट्यूड। आप एक पुलिस वाले के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरी गाड़ी चोरी हुई है, वो आपकी तरफ देख के कहता है काके तू तो नहीं चुकाई। हम कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं तुम्हारे पास शिकायत लेके आया हूँ मेरी गाड़ी चोरी हुई है। अब वो पुलिस वाला है, उसके जहन में ये भी आ सकता है कि जो शिकायत लेके आया है, जान के शिकायत लेके आया है, इसी ने उठवाई होगी किसी वजह से। उसने हर चीज को तफ्तीशी नजर से देखना है। अब जो है वो पुलिस वाला जब आएगा तो वो घर में मुलाजिम पे भी शक करेगा कि इसने चोरी की होगी, तो घर के मालिक पे भी शक कर सकता है, क्योंकि पता नहीं खुद ही चोरी करके एवं खामखा अपने मुलाजिम पे डाल दिया हो। ये क्यों करते हैं पुलिस वाले ऐसी हरकतें, क्यों करते हैं जी? हर पॉसिबल सिनेरियो पकड़ सकें। समटाइम जो दिखते हैं और जो होता है उसमें फर्क होता है। क्या द क्लोजर यू लुक द लेसर यू सी, जितना करीब से देखते हैं उतना कम नजर आता है। तो समटाइम आप हर तरह की पॉसिबिलिटी को सोच रहे होते हैं। एक बंदा अगर मर गया है तो कई दफा उसकी बीवी जो बहुत रो रही होती है उसी ने मारा होता है, ठीक है? तो वो जो सीआईडी वाला वो है, वो जो दया, वो कुछ तो गड़बड़ है, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो कॉन्सेप्ट, कि जिसमें उसने आंखें बंद करके हर एविडेंस फौरन नहीं मान लेना, तहकीक करनी है, जाना है, देखना है। आप एक क्लाइंट को 10 साल से जानते हैं, अच्छे लोग हैं, इस साल आप गए, उन्होंने कुछ एविडेंस दी, एविडेंस में गड़बड़ थी, लेकिन आपने कहा अच्छे लोग हैं। ऐसे नहीं करना, हमने अच्छे बुरे लोग नहीं सोचना, हमने सोचना एविडेंस कैसा है। हमने हमेशा चीज़ों को एविडेंस की बेस पे परखना है, ना कि शख्सियत की बेस पे परखना है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है जो ISA 200 ने कहा, ऑडिटर भाई तुम्हारे अंदर स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, मरूब नहीं हो जाना लोगों से, बड़ी उम्र के बंदे का एहतराम करते हुए खामखा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हो जाना। तुमने जो एविडेंस हासिल करना है उसको देखना है, तुमने सिचुएशन को देखना है, तुमने अंदाजा लगाना है कि क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। तुम्हारा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्लाइंट से पूछा हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो आपने पूछना कैसे ठीक है, ये चीज़ तो ऐसे नहीं है, ये चीज़ तो ऐसे नहीं है, ये चीज़ तो ऐसे नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे जब अचानक से कोई टीचर पोस्ट करता है कि पाकिस्तान तो बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो अचानक से आप लोग नीचे नहीं पहुंच जाते कमेंट्स में, कैसे अच्छा जा रहा है, वो देखें वो तबाही हो गई, वो देखें वो ऐसे हो गया, वो कंपनी पाकिस्तान छोड़ के चली गई, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है कि नहीं भाई मैं कैसे मान लूँ कि तुम कह रहे हो कि वो पाकिस्तान अच्छा जा रहा है, मुझे तो ये परेशानियां नजर आ रही हैं। ये वाला क्वेश्चनिंग एटीट्यूड स्केप्टिसिज्म कहलाता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज कि आपने क्रिटिकली चीज़ों को देखना है, आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना, और आपने ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बताना है। यही वजह है कि जो जितना ज़्यादा अरसा टीचिंग में गुजारता है, जो जितना पुराना हो जाता है, उसके इमरान खान से उतने इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। क्यों? आप शख्सियत को पूछते हैं, आपको वो उसका चेहरा बड़ा नूरानी लगता है, आप उसका बात करने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त लगता है, आपको उसका चलने का अंदाज बड़ा अच्छा लगता है, आप उसको उसकी शूटिंग सेंस के कायल हैं, आप उसकी अंग्रेज़ी के कायल हैं, लेकिन वो शख्सियत जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर एक एक्टिविटी हुई है और वो गलत हुई है और मैं देखूं कि वो ये तो उसी नूरानी शख्सियत ने की है जिसको मैं पसंद करता हूं, तो अगर स्केप्टिसिज्म नहीं होगा ना, तो आप कहेंगे हाँ सही ही किया होगा, ऐसे ही होना चाहिए था। सिर्फ इमरान खान नहीं, आप अगर किसी खास मौलवी को पसंद करते हैं, आप किसी खास मजहबी पेशवा को मानते हैं और लोग उसको जितनी मर्जी गालियां देते हैं, वो आप कहेंगे नहीं नहीं भाई तुम आंखें खोल के देखो क्या बात कर रहा है,
उसकी सही बात तो है ही है, उसकी गलत बात को भी जस्टिफाई करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि वो माशरा जो कि शख्सियत परस्तों से भरा हुआ है, मतलब आज तक भी लोग बाबर आजम को एक अच्छा बैट्समैन मान लेते हैं, और मेरे जुमले पे पता नहीं कितने लोगों को इस वक्त मेरे से नफरत होनी शुरू हो गई होगी कि सर ने बाबर आजम की गुस्ताखी कैसे कर दी। वो तो देखें सन 2022 से 23 के दरमियान जो भी उसके क्या कहते हैं श्रीलंका में मैचेस हुए, उनमें 15वें ओवर से 20वें ओवर तक सबसे ज्यादा चौके मारने का रिकॉर्ड बाबर आजम का, कोहली तो बहुत पीछे है। ऐसे ही रिकॉर्ड आते हैं ना सामने जब साबित करना होता है कि जी बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है, पता नहीं कौन से स्टैट को कौन से स्टैट के साथ कैसे जोड़ के वो कर रहे होते हैं। तो लेकिन चूंकि पसंद है, पाकिस्तानी है, हमारे मुल्क का है, अच्छा परफॉर्मर है, तो वो 10 मैचेस भी बुरे खेलेगा और आपके यार दोस्त कह रहे होंगे यार अच्छा नहीं है, आप कहेंगे भाई क्या बात करते हो, लड़ पड़ेंगे, सर फाड़ देंगे उसका। तो हम क्रिकेट में भी शख्सियत पसंद, हम मजहब में भी शख्सियत पसंद, हम सियासत में भी शख्सियत पसंद, और समाज में तो हम हैं ही शख्सियत पसंद। मर्द तो होता ही मादा परस्त है। मादा परस्त समझते हैं? मादा परस्त के 2 मतलब होते हैं। मादा मटेरियल को कहते हैं, तो मादा परस्त का मतलब है मटेरियलिस्टिक, जो दुनियावी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो होता है। मादा का एक और मतलब भी होता है, नर और मादा, तस्कीर तानी से याद है, तो मादा खातून को भी कहते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी सेफ टू से कि मर्द हमेशा मादा परस्त होता है। अभी सुनने वाला समझ लेगा कि वो किस मादा परस्ती की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि हम तो शख्सियत परस्त हैं, बहैसियत कौम हम लोग हमेशा आइडियल्स बिल्ड कर लेते हैं, फिर हमारा आइडियल हमारे सामने कत्ल भी करते तो हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो ऑडिट कहता ना, ये चक्कर नहीं, एविडेंस। इमरान खान बहुत अच्छा काम अच्छा किया, जबरदस्त काम बुरा किया, तनकीद। नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम अच्छा किया, ओके, काम बुरा किया, तनकीद। तो आपकी पसंद का लीडर और आपको नजर आ रहा है कि गलत किया है, तो आपका जिगरा होना चाहिए कि आप कहें कि गलत किया है। अब ऑडिटर शख्सियत पसंदी के हिसार में आ गया तो हो गए ऑडिट। अगर क्लाइंट से मरूब हो गया तो क्लाइंट की हर गलत बात भी सही मान लेगा। तो ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की तरफ नहीं जाएगा, वो शख्सियत को नहीं देखेगा, वो ही देखेगा एविडेंस क्या कहता है। इसमें मेरे अपने आर्टिकल्स का एक बड़ा मज़ेदार सा वाक़या था। मैं एक टीम लीडर था, हम लाहौर से खानेवाल जा रहे थे, टीम मेरे साथ थी, पता नहीं वैन में जा रहे थे या किस तरह से, कोई एक कंबाइन एक वो था जिसमें हम सारे इकट्ठे बैठे हुए डिस्कशन करते हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा यार वो इस कंपनी में जाने से पहले मैं बता दूं, मैं इसके वो फाइनेंशियल्स देख रहा था पिछले दिन, तो उसमें मुझे ज़्यादातर गड़बड़ लग रही है। जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ें हो रही है। एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तो चीज़ें आपस में बैठ नहीं रही हैं एक दूसरे के साथ। और सबसे ज़्यादा मसले मुझे लग रहे हैं डेली वेजेस में। वहाँ जाके ना हम सबका फोकस होना चाहिए कि देखिए डेली वेजेस देने वाला बंदा कौन है, वो किस तरह से डेली वेजेस दे रहा है, और वो कहीं वो 2 नंबरी तो नहीं कर रहा। तो टीम वालों ने कहा सर हो सकता है कोई शरीफ सा आदमी हो, आपको ऐਵੇਂ शक हो रहा है। मैं कहा यार देखो हालात वाकयात ही कह रहे हैं। मैं जब भी इन फाइनेंशियल्स को उठा के जिस भी तरफ से देखता हूँ, और जब भी मैं इस डाटा को जो हमें क्लाइंट की तरफ से आया देखता हूँ, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एम्बिग्विटी नज़र आती है, गैप्स नज़र आते हैं, वो डेली वेजेस में नज़र आते हैं। मुझे बहुत शदीद गुमान है कि उस बंदे ने 2 नंबरी की होगी। तो एक बंदा जो है मुझे आयत सुनाना शुरू हो गया कि किसी के ऊपर बहुतान बांधना ऐसे है, तो आप जो है ना, मैंने कहा भाई ठीक है, मैं अपने मतलब खौफ का इजहार कर रहा हूँ। मेरे स्टैंडर्ड्स ने मुझे ये कह दिया है कि भाई अगर खौफ है तो ज़रा अलर्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा उसने ऐसा किया होगा, मैं कह रहा हूँ कि हालात से ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो उसमें फ़ौरन से मुझे जो है ना एक बंदे पे बहुतान बांधना और तहमत बांधना और उसके इल्ज़ाम में जो है ना तकरीबन कब्र के आखिरी दर्जे के अजाब और मतलब दोज़ख के सबसे अव्वलीन दर्जे में मुझे फाइज कर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है यार भाई, ठीक है, सेंटिमेंट्स अपनी जगह, शायद मेरे बोलने में शायद कुछ कसर रह गई हो, शायद मैंने जुमला गलत तरीके से दे दिया हो। बहरहाल मुझे कुछ डाउट्स हैं कि शायद उस डिपार्टमेंट में मौजूद शायद किसी बंदे से कुछ गलत हो रहा हो। अब जाहिर है वो बच्चा भी बड़ा फैनेटिक सा था, उसने कहा जी मैं वो कोई पता नहीं, वो मैं वैन से उतरता पीछे गोली मार देता कि ये जो है ना एक काफिर तो मैंने दुनिया से मुकाया। अच्छा, पूरा रास्ता मैं उन्हें समझाता आया कि डेली वेजेस में मसला है, उस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स हैं। पहुंचे इदारे, बैठे, पानी शानी वगैरह पिया। उन्होंने कहा जी कौन से डिपार्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। मेरे चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा जी फैक्ट्री।
डेली वेजेस कौन डील करता है? उन्होंने कहा फलाना XYZ साहब है, नमाज पढ़ने गए हुए हैं। अब मेरी टीम ने ना मुझे देखा, नमाजी के बारे में घटिया बात कर रहा था, ठीक है। अब मैंने टाइम देखा, मैंने कहा हाँ जाहिर है नमाज का टाइम है, हम तो चलो मुसाफिर हैं, तो चलो ठीक है फिर हम भी नमाज अदा कर लेते हैं, वो किबला भी आ जाएंगे। हम नमाज से फारिग हुए तो भी तब तक किबला फारिग नहीं हुए थे, वो तस्बीह भी बहुत लंबी चौड़ी पढ़ते थे। वो बताया कि जी वो तो असल में मस्जिद जाके बैठ ही जाते हैं, उनको तो अल्लाह से लगाव ही अलग तरह का है। अब मेरी टीम फिर मुझे देखे, ये खबीस कह रहा था कि जो है ना यहाँ इस डिपार्टमेंट में गड़बड़ लग रही है। खैर हम उनके कमरे में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद कमरे में वो एंटर हुए, एक नूर का हेला सा था, एक इंसान जो कि इंतहाई पुरनूर शख्सियत, बड़ी अच्छी खूबसूरत तराश खराश वाली दाढ़ी, नमाज की टोपी गालबन सर पे पहनी हुई थी, शलवार अभी तक जो है वो टखने से ऊपर चढ़ी हुई थी क्योंकि वो मतलब नमाज से फ्री होके आए थे, हाथ में तस्बीह थी, माथे पे इतना बड़ा मेहराब का निशान। अब वो अंदर एंटर होते जा रहे हो, करीब आते जा रहे हो, और हमारी टीम मेस्मराइज होती जा रही हो कि यार मतलब हम जो है ना, तो मुझे लग रहा था कि अभी उनमें से कोई एक हाथ पकड़ के चूम लेगा उनका, उस नेक इंसान का जिसके बारे में मैं इतनी घटिया बातें करता आ रहा था। बैठे, उन्होंने कहा जी और सुनाए, सुना है आपने सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट का इंतखाब किया है, हालांकि हमारे तो सारे मामलात सीधे होते हैं, और अल्लाह ने तो मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं कुछ गलत ना करूं, और जो है मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं बस देखिए, पहले डिपार्टमेंट, वो ज़रूरी नहीं कि पहला डिपार्टमेंट वो हो जहाँ पे जो है वो हमें कंफर्म शक हो कि फ्रॉड हुआ है, बस कुछ एम्बिग्विटीज रिकॉर्ड में, हाँ भाई तुम लोग बताओ, अब सारों को सांसूंगा वो कहीं अकेले ही जलील हो तो बेहतर है। खैर उनसे सवाल पूछा, हर सवाल के जवाब में आधा वो तबलीग करते थे, आधा कुछ और इस तरह से बात करते थे। फिर अपने बारे में बताना शुरू हो गए कि अल्लाह का शुक्र है बस 30-35 हज़ार तनख्वाह है, उसमें गुजारा करते हैं, कोई आबा अजदाद की ज़मीनें भी नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन सर जी लोग 2 लाख के बाद भी रो रहे हैं, और 18,000 रुपये कमाने वाला भी ज़बरदस्त है, अल्लाह का शुक्र उसने बहुत दिया है, बेहतरीन है, इसी में वो हो जाता है, एक सादा सी ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। घर में मैं तो कोशिश करता हूँ चटाई पे बैठ के खाना खाएं, और जो है कोई लेविश लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं आज के दौर के क्या मसले हैं। टीम मुझे मज़ीद नफ़रत से देख रही हो कि भाई ये खबीस तो जो है ना इस बंदे के बारे में क्या कर रहा था, इसके जज्बात देखो। मैं 80% तो मैं वो हो गया कि मैं शायद बहुत ही ओवर ऑडिटर बन रहा था, ऐसा नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा गंदा हो। अब मैं कभी रिकॉर्ड्स को देखूं, मैं उनसे पूछूं ये चीज़ कैसे, वो जो जवाब दें वो मैं मतलब मुझे समझ ना आए, वो मैच ना करे उन सारी चीज़ों से। लेकिन वो जवाब देते देते जब देखेंगे मेरे चेहरे पे सवाल हैं, तो वो अचानक से रूहानियत की तरफ निकल जाए और एक और हदीस सुना के और बुज़ुर्गों का एहतराम और बड़ों से कैसे बात करनी है के ऊपर भी दर्ज दे दें। थोड़ी बात बैठे हुए थे, अब तकरीबन हम उठने वाले थे, और मुझे तो लग रहा था कि बाहर जाके मेरी टीम मुझे जला देगी कि जो है ना ये इस काफिर को तो दुनिया से रुखसत करे ना, जिसने इतने नूरानी इंसान के बारे में वो किया। हम तकरीबन उठने ही वाले थे, किस्मत फ़ोन कॉल आई, एकदम से ना इनकी आंखें थोड़ी सी वही, नहीं उसे को दरवाजे पे रोके, मैं आता हूँ, मैं उसको बताता हूँ। तो इन्होंने कहा सर वो बस ऐसी कुछ यार दोस्त मिलने आया है, तो मैंने उसे बताना है ऑडिट, अभी सारी बात फ़ोन पे नहीं बता सकता था, आप बैठें चाय वगैरह पिएं। उसे पता था चाय का कहूँगा तो ये पक्के चपक्के बैठ जाएंगे, यही चाय वगैरह पिए, मैं बस दरवाजे से होके आता हूँ। अब टीम तो चाय का सुन के बैठ गई, भाई की स्केप्टिसिज्म जो है ना, मैं पीछे पीछे, वो आगे गए तो उस वक्त जिसको दरवाजे पे रोका था वो भाई साहब ने सुना नहीं, या वो दरवाजे वालों से कहा अच्छा कोई नहीं खैर है, अंदर आ चुके थे। एक लेटेस्ट मॉडल की खूबसूरत गाड़ी में से उनका बच्चा उतर रहा था, हाथ में बड़ी महंगी सी घड़ी पहनी हुई थी, और मोबाइल उस ज़माने का जो सबसे लेटेस्ट वाला था वो उसके हाथ में था। वो जो चटाई पे बैठ के खाना खाने वाले, सादा लाइफस्टाइल जीने वाले, जिनके पास आबा अजदाद की कोई तरका नहीं, जो 35,000 की तनख्वाह में है, उनका बच्चा जो है वो 20 लाख की गाड़ी से निकल रहा है, मोबाइल और बाकी चीज़ें, और उसका हुलिया देख के लग रहा है कि ये महीने के 3-4 लाख रुपए की सैलरी से तो कम होगी नहीं इंसान की। तो वो
उसी का फ़ोन आया था और उसको उन्होंने मना किया था कि तुमने अंदर नहीं आना। उसको देखा, अचानक से इन साहब को एहसास हुआ, कोई मेरे पीछे खड़ा है, मुड़ के उन्होंने देखा और उनके चेहरे के जितने भी तासुरात थे, तो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अब तो अपनी जगह, प्रोफेशनल जजमेंट ने जान लिया ये रॉन्ग नंबर है। ये वाकया मैंने टीम को बताया, हमने बहुत ध्यान से जब चीज़ों को देखा तो वो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अन्य वाह पैसे बीच बीच में से जेब में डाल रहे थे। डेली वेजेस के दस्तखत पता नहीं खुद ही से कर देते थे। अब वो इन्होंने वेरीफाई करना होता था कि कितने मजदूरों ने आज काम किया, तो उनके नाम लिख के साइन कर के पैसे उठा के जो है ना वो कर लेते थे। उसमें बड़े सारे मसले, बड़ी बदउनवानियाँ, बदइंजामियाँ नज़र आईं। उस कंपनी के अकाउंट्स पे तकरीबन एंड तक हम रिपोर्ट ख़राब करने की उसमें ही थे और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला उन्हीं के डिपार्टमेंट में था, उस नेक परवर इंसान के डिपार्टमेंट में। तो स्केप्टिसिज्म इज़ क्वेश्चनिंग माइंड रखें, एविडेंस को देखें, क्लाइंट की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अपनी जगह, लेकिन आपने चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली क्रिटिकली एग्जामिन करना है। किताब इसकी क्या इंग्लिश बताती है? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबल, अलर्ट रहें उन कंडीशंस के लिए जिसमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ड्यू टू मिसस्टेटमेंट क्यों होगी? या एरर होगा या फ्रॉड होगा। एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस का आपने बड़ा क्रिटिकल असेसमेंट करना है। क्रिटिकल का लफ्ज दो तरह से इस्तेमाल होता है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट को भी कहते हैं और क्रिटिकल तनकीदी को भी कहते हैं। तो तनकीदी आपने असेसमेंट करनी है कि हाँ भाई जो एविडेंस है, क्या वो एविडेंस से आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये जो एक एटीट्यूड है जिसमें एक थानेदार भी ऐसा नहीं करता कि जो शिकायत करने वाला है उसको सही मान ले और दूसरे के ऊपर वो करे। तो जज भी क्रिटिकली देखता है कि किस बंदे ने क्या बात की। एक बंदा जो माड़ा लग रहा होगा लेकिन हो सकता है वो खराब आदमी हो। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है जो ISA 200 कहता है कि ऑडिटर के अंदर होना जरूरी है। ऑडिटर ने शख्सियत से मुतासिर नहीं होना, उसने सवाल पूछने, उसने अपने आप को तसल्ली देनी है, उसने एविडेंस देखना है, एविडेंस का जायजा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचना है कि मुझे क्या करना चाहिए। डन। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता होगा ये स्केप्टिसिज्म? हर जगह इस्तेमाल होगा। जब जब वो आपको कागज़ पकड़ाएंगे, जब जब एविडेंस देंगे, जब जब आप कोई डाटा लेंगे, जब जब कोई रिजल्ट मिलेगा। जब कोई वर्किंग मैं खुद करूंगा तो थोड़ा कम हो जाऊंगा इसमें, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई वर्किंग मिलेगी तो हमेशा मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से वो करूँगा। ये ऐसी है कि एक इंटरनेशनल इदारा पाकिस्तान की किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करे तो हम थोड़ा इजी हो जाते हैं कि सही बात कर रहा होगा, लेकिन अगर एक हुकूमत खुद अपनी तरक्की की बातें बताए तो हम फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं भाई ये नून लीग वाले झूठ बोल रहे हैं, नहीं जी ये PTI वाले झूठ बोल रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। तो आपने अलर्ट रहना है, स्केप्टिक रहना है। ये C के साथ भी होता है और K के साथ भी होता है। स्केप्टिसिज्म SC से भी हो जाएगा और SK से भी हो जाएगा, ज़्यादातर K के साथ होता है। ये अमेरिकन ब्रिटिशर्स ने हमें बेड़ागर्की किया हुआ है। तो स्केप्टिसिज्म इज़ अलर्ट रहना है कंडीशंस के लिए कि क्या क्या किस तरह से हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल गड़बड़ें हो सकती हैं, और ऑडिट में आप